नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोग्रेस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की वीडियो दोस्तों हमारी पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था से संबंधित होने वाली है और ये पार्ट 12 है। तो आज के इस वीडियो में भी हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आज्ञापत्र यानी कि परमादेश हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में 5 प्रकार के आज्ञापत्र का उल्लेख किया गया है जिन्हें रीट कहा जाता है। ये रीट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में जो है नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील करने का जो है अधिकार प्रदान करते हैं। तो कितने प्रकार की रीट है दोस्तों? तो 5 प्रकार की रीट है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। कौन कौन सी रीट है? तो बंदी प्रत्याशीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार प्रच्छा है। तो ये 5 प्रकार की रीट होती है जो कि जारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दोस्तों जो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड के देश से ली गई है। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा आंसर। लेकिन दोस्तों जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो भी आयरलैंड से ही लिए गए। तो आपको याद रखना है कि नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो दोनों ही जो है आयरलैंड से ली गई है। प्रश्न नंबर 3 है, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख कौन थे? तो दोस्तों इसके जो प्रमुख थे बलवंत राय मेहता समिति थी। इनकी जो समिति है दोस्तों 1957 में जो है ये समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। 1958 में दोस्तों इन्होंने जो है रिपोर्ट पेश करी। इन्होंने जो है 1958 में अपनी रिपोर्ट दी। और दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर जिले में जो है पहली बार जो है पंचायती राज को लागू किया गया था। तो ऑप्शन इसका आंसर बी हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? तो 1957 में किया गया। इन्होंने रिपोर्ट कब पेश की? तो 1958 में की। और पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई और कहाँ हुई? तो 2 अक्टूबर 1959 को जो है ये लागू हुई। और कहाँ हुई? तो राजस्थान के नागौर जिले में जो है इसको पहली बार लागू किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ी टाइपिंग एरर है, होती है। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर जो है निर्वाचन होंगे? तो दोस्तों ये होंगे 6 माह के अंदर। तो ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो जो राष्ट्रपति का जो ऑर्डिनेंस होता है वो 6 महीने के लिए लागू होता है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो थे दोस्तों 7, है अभी 6। जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसे हटाकर जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो वर्तमान की बात करें तो 6 हैं और दिए गए थे हमें 7 मौलिक अधिकार। जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है उसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है, क्या है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का जो अधिकार है एक मौलिक अधिकार है। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, अधिकार कर्तव्य। यहाँ पर अधिक की नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग एरर है तो आप लोग इसको करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर जो हो अधिकार होगा। तो अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, मौलिक अधिकार निलंबन किए जा सकते हैं। तो दोस्तों हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें जो है राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो क्या प्राप्त है दोनों को? तो दोस्तों ये है विधिक अधिकार यानी कि लीगल राइट जो है दोनों को ही प्राप्त है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, 1983 में केंद्र सरकार द्वारा संघ राज्य संबंधों पर निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों सरकारिया आयोग की नियुक्ति। प्रश्न नंबर 12 है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को जो है उसके पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्थान नहीं है? तो असम में,
केरल, नागालैंड, मेघालय या त्रिपुरा। तो दोस्तों नागालैंड और मेघालय यहाँ पर जो है पंचायती राज संस्था नहीं है। प्रश्न नंबर 14 है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश को जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था वो 25 जनवरी 1971 में दिया गया था। प्रश्न नंबर 15 है, संविधान निर्माण कार्य में कुल कितना व्यय हुआ था? तो दोस्तों हमारा जो संविधान है उसको बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में क्या है ये हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। और इसको बनने में जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और इसको बनाने में जो खर्चा हुआ है वो दोस्तों 63,96,729 रुपये का जो है संविधान निर्माण में जो है खर्चा हुआ था। तो आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 16 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये थी दोस्तों 7। प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग समिति भी कहा जाता है और इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रश्न नंबर 17 है, राष्ट्रपति आपातकालीन उद्घोषणा किस मामले में जारी की जाती है? तो दोस्तों जो राष्ट्रपति आपातकालीन उद्घोषणा है वो सशस्त्र विद्रोह, बाहरी आक्रामकता और युद्ध तीनों के ही जो है मामले में जो है आपातकाल घोषित कर सकता है राष्ट्रपति। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो यदि दोस्तों आपकी न्यूनतम आयु यदि 25 वर्ष है तो आप विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, किस भाषा में मूल लोकसभा बहस छपी थी? तो ये छपी थी दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में जो है मूल लोकसभा बहस छपी थी। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है? ये करता है दोस्तों आर्टिकल 20। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 21 है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति है दोस्तों, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रावधान है। तो दोस्तों भारत के संविधान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो प्रावधान है वो नहीं है। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है बल्कि एक ये वैधानिक निकाय है जिसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो ये दोस्तों इसका जो है संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ये संवैधानिक जो है ये निकाय नहीं है, ये वैधानिक निकाय है। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस लेख से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। यह आयोग जो है अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास के लिए संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। यदि दोस्तों हम आर्टिकल 338 ए की बात करें तो ये जो है नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब की बात करता है और जो भारत के संविधान का एक हिस्सा है और यहाँ आयोग की जो स्थापना, संरचना और कार्यों का जो है वर्णन करता है और इसका उद्देश्य दोस्तों जो अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा करना। तो ये जो है ये नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब की बात करता है। दोस्तों अनुच्छेद जो 338 बी है ये भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 338 बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास से जुड़े प्रावधान है। इस अनुच्छेद के तहत जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग का गठन किया गया था और ये जो है ये आयोग को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है। तो 338 बी जो आर्टिकल है दोस्तों ये नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास की बात करता है। तो हमें पूछा अनुसूचित जाति आयोग, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नों को किए हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। यदि मेरे दोस्त ऐसे हैं जो चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारी रोज़ की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और दोस्तों आप लोग हमारी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो प्लीज़ आप लोग वहाँ भी जाकर अपना प्यार सपोर्ट दिखा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।